नमस्कार, सिमरदा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम क्या है, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज क्या है, इसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और आगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए करते हैं शुरुआत। दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम। नाम से स्पष्ट है कि वे संभावनाएं हैं और संभावनाएं भी कैसी है, दोहरी है, यानी डबल पॉसिबिलिटीज है, दो दो संभावनाएं है और दो दो संभावनाओं के विरुद्ध ये नियम है। भी जो संभावनाएं है 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों संभावनाओं के विरुद्ध नियम है। तो जैसे शाश्वतता का नियम है शाश्वतता के विरुद्ध, वैसे ये दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम है क्या, इस पर अपन चर्चा करेंगे। ये जो दोहरी संभावनाओं का विरुद्ध नियम है ये कहता है कि ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम, एक नियम आता है अपने शाश्वतता के विरुद्ध नियम, इससे भी ज्यादा पुराना नियम है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, इससे भी पुराना नियम कौन सा है, दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम है। भाई पहले अंतरण कैसे होते थे, पहले अंतरण ऐसे होते थे कि ए ने क्या कर दिया, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, बी के बाद सी को कर दी और ये कह दिया कि भी सी का जो अजन्मा पुत्र है उसको कर दी और उसके बाद उसके अजन्मे पुत्र को कर दी, इसके बाद इसको कर दी, यानी आगे से आगे चलता रहेगा। इसको तो कह दिया शाश्वतता यानी निरंतरता। तो एक तो नियम ये कहता है भी इसको रोको, कहीं तो इसको रोको, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे चलता ही रहेगा, कब तक कहां तक करेंगे ट्रांसफर, तो इसको रोको। एक चीज तो ये की। दूसरी ये जो नियम है ये कहता है दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम है। जैसे मान लो ए है, ए अपनी संपत्ति को क्या करता है, ट्रांसफर करता है और संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए सेक्शन 5 टीपी एक्ट का ये कहता है कि दो जीवित व्यक्ति यानी एक जीवित व्यक्ति क्या कर सकता है, एक जीवित व्यक्ति किसी अन्य जीवित व्यक्ति को, किसी अन्य जीवित व्यक्ति को क्या कर सकता है, अंतरण कर सकता है। कि एक जीवित व्यक्ति किसी अन्य जीवित व्यक्ति को ही क्या कर सकता है, अंतरण कर सकता है। यानी टीपी एक्ट के अनुसार दोनों व्यक्ति क्या होने चाहिए, लिविंग पर्सन होने चाहिए, जीवित व्यक्ति होने चाहिए, उन्हीं को क्या किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है कि ए ने इस बी को संपत्ति का क्या किया, ट्रांसफर किया। ए ने क्या किया, ए ने बी को इस बी के जीवन पर्यंत, इस बी के जीवन पर्यंत क्या करता है, संपत्ति का अंतरण करता है। और बी की मृत्यु के बाद, बी की मृत्यु के बाद इस बी का अजन्मा पुत्र, कौन सा, अभी तक जिसका जन्म नहीं हुआ है, बी का अजन्मा पुत्र को ट्रांसफर करता है। और जब सी का अजन्मा पुत्र भी मर जाएगा तो इसके बाद ये जो डी है, जो क्या है, इस सी का अजन्मा पुत्र है, कौन है, इस सी का अजन्मा पुत्र है, इसको संपत्ति चली जाएगी। तो यानी क्या कहता है ये कहता है कि ए अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर करता है, अंतरण करता है, बी को करता है और बी के लिए तो क्या करता है, उसके जीवन पर्यंत, यानी जब तक बी जीवित है तब तक तो संपत्ति बी के पास रहेगी। बी की जिस दिन मृत्यु हो जाएगी तब बी का जो अजन्मा पुत्र है, जिसका अभी इस समय अंतरण के समय जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसको क्या चली जाएगी, संपत्ति बी से सी को चली जाएगी। और अगर सी की भी मृत्यु हो जाती है या सी नहीं होता है तो सी का जो डी पुत्र है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, उसको क्या चली जाएगी, संपत्ति अंतरित हो जाएगी। तो ऐसे अंतरण था। अब यहाँ दो संभावनाएं कैसी है, यहाँ दोहरी संभावना कैसे है, यानी बी के जीवन पर्यंत है, ये बात तो ठीक है भाई, ऐसा अंतरण तो किया जा सकता है कि बी जीवित है तब तक इसको रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब बी की मृत्यु के समय सी का अजन्मा पुत्र, क्या पता बी का विवाह ना हो, क्या पता बी के कोई संतान पुत्र हो ही ना, पुत्री पुत्री हो जाए सारी, तो अजन्मा पुत्र कहां से लेके आएंगे, या बी के कोई संतान जन्म ही ना ले। तो एक तो संभावना ये होगी कि भाई बी के कोई संतान जन्म ना ले, या हो सकता है बी की शादी ना हो। भाई ए ने तो ट्रांसफर किसको कर दिया, बी को, तो इसके जीवन काल के लिए दिया, इसको पूर्ण रूप से अंतरण नहीं किया, इसको तो केवल जीवन पर्यंत के लिए अंतरण किया है।
बाकी तो किसको अंतरण करता है, सी को करता है कि भाई बी की मृत्यु हो जाएगी तो फिर बी का जो बच्चा है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को चली जाएगी, ऐसे एजन में पुत्र को। तो बी की मृत्यु के बाद संपत्ति किसको जाएगी, सी को जाएगी, तो एजन में पुत्र को। फिर ये कहता है कि अगर सी नहीं हो तो फिर इसका जो अजन्मा पुत्र है उसको आगे संपत्ति का अंतरण हो जाएगा। तो एक तो संभावना यहाँ ये है, पहली संभावना कि भाई सबसे पहली बात, क्या पता सी के पुत्र हो या नहीं हो, कोई गारंटी तो नहीं कि भाई बी के पुत्र ही होगा, तो वो जन्म ले लेगा तो संपत्ति इसको चली जाएगी, पहली बात। दूसरी, जब यही नहीं हो रहा है तो ये कहाँ से होगा, हो सकता है इसको कर दे तो इसके आगे कोई संतान ना हो, अजन्मा पुत्र इसका विवाह ना हो, तो हो सकता है कि ये जन्म ही ना ले। तो दो दो संभावनाएं हैं यहाँ, ये क्या है, संभावना है, भी हो भी जाए और नहीं भी हो। अगर ना हो तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो ये कहता है कि यहाँ दो संभावनाएं है। तो इस प्रकार की जो दोहरी संभावना है, जहां दो दो संभावनाएं है, जिनका अभी जन्म ही नहीं हुआ है, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उनको संपत्ति अंतरण कर रहे हैं। और इनको संपत्ति भी सी के मरने के बाद किसको आ जाएगी, डी को आ जाएगी, डी के अजन्मे पुत्र को। तो कहीं संपत्ति का स्थायी क्या नहीं हो रहा, अंतरण नहीं हो रहा है, स्थायी अंतरण नहीं है, आगे से आगे संपत्ति जा रही है और इन लोगों को जा रही है जिनका अभी कोई अता पता नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम तो ये कहता है कि जीवित व्यक्ति होने चाहिए और उनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, अस्तित्व में होने चाहिए। तो यहाँ तो ये लोग अस्तित्व में नहीं है, फिर भी इनको क्या किया जा रहा है, संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है। तो ये यही यही नियम है, ये इसी संभावनाओं के विरुद्ध नियम है। ये कहता है कि ये जो संभावनाएं है, क्या पता ये अस्तित्व में हो या क्या पता ये अस्तित्व में ना ही आए, तो इनको ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता, इनको अंतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, ऐसे अजन्मे व्यक्ति को अंतर नहीं कर सकते जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके बारे में ये कह नहीं सकते कि वो जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, क्या पता वो जन्म ही ना ले, हो सकता है बी की शादी ना हो। तो यहाँ संभावना मात्र भी उसके पुत्र होगा। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि भाई बी का सी पुत्र को मैं दे रहा हूँ, तो सी का क्या पता बी का पुत्र सी हो ही ना, इसके केवल पुत्री पुत्री हो जाए, तो फिर आगे संपत्ति जाएगी कैसे। या बी की शादी ना हो, इसका विवाह ही नहीं होगा, तो संतान होगी कहां से। तो यानी ये क्या है, केवल पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो इस प्रकार की दो दो संभावनाएं यहाँ बनी हुई है। तो ये कहता है कि ये जो संभावनाएं हैं, इनके आधार पर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत इसी का ही क्या करता है, इसी सिद्धांत के विरुद्ध ये नियम बताता है। अब इसका अपवाद है, इस नियम का अपवाद है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या है, इसी नियम का अपवाद है। वो ये कहता है ना कि भाई ऐसी संभावना जहां अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ उसको संपत्ति अंतरण कर रहे हो, तो ये कहता है कि संपत्ति इनको अंतरण नहीं की जा सकती। लेकिन इसका एक नियम है जो ये कहता है कि इसका अपवाद बताता है, ऐसी संभावनाओं के विरुद्ध नियम का अपवाद क्या कहता है, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। यानी अजात का मतलब जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, जो कौन सा है, अजन्मा है, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है। अगर उस व्यक्ति के, ऐसे अजन्मे व्यक्ति के अगर फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, तो धारा 13 ये कहती है कि ऐसा अंतरण किया जा सकता है। यानी क्या कर सकता है, अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अगर कोई अंतरण हो रहा है तो ऐसा अंतरण क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। और ऐसा अंतरण क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। यानी जो बाद में जो हित बचता है वो पूर्ण हित इसके अंदर निहित होना चाहिए। यहाँ पूर्ण हित नहीं हो रहा, यहाँ भी पूर्ण हित नहीं है। यहाँ पूर्ण हित क्या है, पूर्ण हित का मतलब क्या है कि भाई बी को जो संपत्ति मिली थी वो पूरी की पूरी आगे सी को नहीं मिल रही। यानी सी भी क्या है, सी भी जीवन पर्यंत ही इसको यूज करेगा, इसका असली मालिक नहीं बनेगा। तो पूर्ण हित का अंतर नहीं है। यहाँ ये कहता है कि अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अंतरण क्या होना चाहिए, पूर्ण हित का होना चाहिए। यानी अजन्मे को संपत्ति दे रहे हो तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो संपत्ति का हित अधिकार है वो सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए, अजन्मे व्यक्ति में निहित हो जाना चाहिए। ये नहीं कि इसके जीवन पर्यंत जो भी प्रॉपर्टी दे रहे हो पूरी की पूरी इसका मालिक पूरी तरीके से जैसे अंतरण करता था वैसे ही ये क्या हो जाएगा, उसका स्वामी बन जाएगा। तो इस प्रकार से धारा 13 ये कहती है कि अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण किया जा सकता है, जिसको एक एग्जाम्पल के जरिए बताया गया। अब यहाँ देखो जो आपकी जो सीरीज है उसमें आप देखें इस धारा को अभी तक की
कि संपत्ति अंतरण 1882 की धारा 5 में संपत्ति अंतरण को डिफाइन किया गया है। ये बात अपने देख ली कि किसी संपत्ति का अंतरण दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति अंतरण के समय अंतरणकर्ता और अंतरिती, अंतरणकर्ता कौन है? ये अंतरणकर्ता है। संपत्ति का अंतरण करने वाला इसको अंतरणकर्ता कहते हैं, ट्रांसफरर कहते हैं। जिसके पक्ष में ऐसी संपत्ति अंतरित की जाती है उसको क्या कहते हैं? अंतरिती कहते हैं, ट्रांसफरी इसको कहते हैं। तो अंतरणकर्ता और अंतरिती क्या होने चाहिए? जीवित होने चाहिए, जो अस्तित्व में होना आवश्यक है, यानी इसका एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि अजन्म है जिसका जन्म लेगा तब हो जाएगा, नहीं, मौके पर जब अंतरण किया जा रहा है तब उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर है तो उसी को क्या कर सकते हैं? संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। जो व्यक्ति जन्मे नहीं है, अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो माता के गर्भ में है, उनके पक्ष में अंतरण नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म नहीं हुआ है या अभी वो माता के गर्भ में है, ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अधिनियम की धारा 13 इस नियम का एक अपवाद प्रस्तुत करती है। ये सेक्शन 13 क्या करती है? अपवाद बताती है इस नियम का, और ये कहती है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में भी उसके फायदे के लिए अंतरण किया जा सकता है। अगर अजन्मा कोई व्यक्ति है और उसके फायदे के लिए अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, तो ऐसा अंतरण क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम है, इसी से जुड़ा एक नियम है, इसी धारा से जुड़ा हुआ एक नियम है दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध। क्या कहता है? दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम, यह नियम शाश्वतता के विरुद्ध नियम से भी पुराना है, यानी इससे भी पुराना नियम है, शाश्वतता के विरुद्ध से भी पुराना, पहले से चला आ रहा नियम है। कौन से केस में आया? हिरवी वर्सेज मिचेल। कौन से केस में? हिरवी वर्सेज मिचेल। हिरवी वर्सेज मिचेल के केस में इसका प्रतिपादन किया गया। इसमें यह कहा गया कि जहां कोई संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए किसी जीवित व्यक्ति को अंतरित की जाती है और उसके बाद वह संपत्ति किसी अजन्मे को जीवन पर्यंत बी के लिए कर दी, इसने ए ने जीवन पर्यंत, बी के जीवन पर्यंत इसको कर दी, इसके बाद क्या कर दी? सी को कर दी। अजन्मे व्यक्ति को अंतरण करता है तथा अंतरित की जाती है, तो यहाँ प्रथम अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण शून्य होगा। यानी ऐसे व्यक्ति को अगर अंतरण किया जाता है तो ये अंतरण क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि टीपी एक्ट ऐसी इजाजत नहीं देता कि अजन्मे व्यक्ति को अंतरण किया जा सके। यहाँ प्रथम अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण शून्य होगा, वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ दो प्रकार की संभावनाएं बनी रहती है। पहली संभावना तो ये कि प्रथम अजन्मा व्यक्ति जन्म ही ना ले। यहाँ एक संभावना तो ये है कि हो सकता है ये जो पहला जो अजन्मा व्यक्ति है वो क्या पता जन्म ही ना ले, और यदि वह जन्म ले भी तो दूसरी संभावना ये बनी रहती है कि उसके कोई व्यक्ति अर्थात दूसरा अजन्मा व्यक्ति जन्म ना ले। यहाँ दूसरी अगर ये ले लेता है तो ये संभावना फिर भी बनी रहती है कि क्या पता इसके कोई अजन्मा व्यक्ति जन्म ले या ना ले। यही दोहरी संभावनाएं हैं जो अनिश्चित है। ये दोनों ही परिस्थितियां क्या है? अनिश्चित है, कोई गारंटी नहीं कि ये जन्म ले ही लेंगे। और इसी के विरुद्ध नियम को दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन धारा 13 में किया गया है। यहाँ इसको बताया गया। क्या कहा गया है? ये नियम ये कहता है कि किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किसी निश्चित समय के लिए किसी हित के अंतरण को समुचित नहीं मानता है। ये धारा ये कहती है कि अगर कोई अंतरण किया जाता है किसी अजन्मे व्यक्ति को, तो कोई निश्चित समय के लिए, अगर निश्चित समय के लिए कोई अंतरण करता है तो ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता, ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता, इसको उचित नहीं मानता। भी अजन्मा व्यक्ति है, इसको सी को कह दिया कि अजन्मा ये जन्म लेगा तो इसको संपत्ति का अंतरण होगा, ये अपने जीवन पर्यंत यूज करेगा, उसके बाद फिर डी को दे देगा। तो ये क्या है? ये कहता है कि ऐसे निश्चित समय के लिए आप अगर ऐसा अंतरण करते हो किसी अजन्मे को, तो ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता। इस नियम को स्पष्ट किया गया है एक उदाहरण के जरिए कि कै जयपुर स्थित अपना एक मकान खै को उसके जीवन पर्यंत के लिए देता है। कै जयपुर स्थित अपना मकान खै को उसके जीवन पर्यंत के लिए देता है। यानी ये कै मान लो, आप इसको ए मान लो। ए क्या करता है? इसका जयपुर में मकान है और ये मकान किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। कब तक दे रहा है? जब तक बी जीवित है तब तक इसको दे रहा है, जीवन पर्यंत के लिए दे रहा है।
यहाँ यह ख का पहला अजन्मा पुत्र दूसरी अर्थात दोहरी संभावना है, क्योंकि हो सकता है ख के पहला पुत्र जन्म ही ना ले, इसके बाद किसको करता है, इसको अंतन करता है, तो हो सकता है ये जन्म ही ना ले या दूसरा पुत्र जन्म ना ले। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दूसरे अजन्मे पुत्र के पक्ष में किया गया अंतन शून्य और अप्रभावी माना जाएगा। इस प्रकार से अगर इनको अंतन किया जाता है तो ऐसा अंतन क्या माना जाएगा, शून्य और अप्रभावी माना जाएगा। लेकिन धारा 13 इसका अपवाद बताती है, वो कहती है कि अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतन किया जा सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति है और उसके फायदे के लिए अंतन किया जा रहा है तो किया जा सकता है। क्या कहती है धारा 13? अधिनियम की धारा 13 में धारा 5 में प्रतिपादित इस नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है कि संपत्ति केवल दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ही किया जा सकता है। ये धारा 5 तो ये कहती है ना कि जीवित व्यक्तियों के बीच ही अंतरण होगा, तो ये जो सेक्शन 5 है इसका अपवाद क्या बताती है, सेक्शन 13 बताती है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि दो जीवित व्यक्तियों के बीच में भी हो, किसी अजीवित अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए भी क्या किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है। अर्थात किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। धारा 13 के अनुसार अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण किया जा सकता है। वैसे तो अंतरण नहीं कर सकते अजन्मे व्यक्ति के लिए सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण किया जा रहा है तो सेक्शन 13 परमिशन देती है कि ऐसा अंतरण किया जा सकता है। धारा 13 ये कहती है कि जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित के अध्ययन है। क्या है, कोई अंतरण किया गया है और ऐसा अंतरण पूर्विक हित के अध्ययन है, पूर्विक हित के अध्ययन है। अभी मैं इसको बता दूंगा एक बार, तो आप इतना ही देखें, कोई ऐसा अंतरण जो पूर्विक हित के अध्ययन है, पूर्विक हित के अध्ययन है, ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में न हो, और ऐसा ऐसा जिस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया है, ऐसा व्यक्ति अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है। अंतरण के समय क्या नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके फायदे के लिए तो किया जा सकता है। जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है, सृष्ट किया जा सकता है, यानी ऐसा अंतरण किया जा सकता है। वहां ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट हित प्रभावी नहीं होगा जब तक उसका विस्तार संपत्ति के अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं हो। यानी ये कब तक इसका प्रभावी नहीं होगा, जब तक ऐसा हित जो संपूर्ण अवशिष्ट हित है उस तक नहीं होगा। संपूर्ण अवशिष्ट हित यानी जो अधिकार बच गया वो पूरा का पूरा अजन्मे व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर संपूर्ण अवशिष्ट हित के लिए करता है तब तो अंतरण किया जा सकता है, अन्यथा अंतरण नहीं किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कै उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है। कै क्या करता है, कै उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, यानी कै इस प्रॉपर्टी का क्या है, स्वामी है। क्या करता है, कै उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, ख को अनुक्रम से अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए क्या करता है, इस ख को देता है। ये ख को देते हुए ये कहता है कि जब तक तू जीवित है तब तक तो तेरे पास है, और तेरे मरने के बाद तेरी पत्नी जब तक जीवित रहेगी वो क्या करेगी, संपत्ति का यूज करेगी। यानी कै अपनी संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, ख को उसके जीवन पर्यंत के लिए और उसके बाद उसकी पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए, और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए, और इनकी मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है उस ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होगा, और विवाह से होने वाली संतान, विवाह के बाद उसका जो पुत्र होगा उसके लिए क्या करता है, ये अंतरित करता है, और उसकी मृत्यु के पश्चात कह के दूसरे पुत्र के लिए, कह के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में अंतरित करता है। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार सृष्ट हित प्रभावशील नहीं होगा, क्योंकि इसका विस्तार उस संपत्ति में कह के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं है। और ऐसे पुत्र के बाद इसकी जो आगे संतान होगी जो अजन्मा है उसको क्या करता है, अंतरण करता है। तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ कह ने पहले तो संपत्ति इनको कर दी, इनके बाद इनकी मृत्यु के बाद इसका जो बेटा होगा, बड़ा ही बड़ा बेटा, उसके विवाह के बाद जो संतान होगी उसको संपत्ति जाएगी, और उसके बाद किसको जाएगी,
इस लास्ट वाले इसके संतान को आगे संपत्ति जाएगी। तो ये कहता है कि ऐसे ज्येष्ठ पुत्र के लिए जो संपत्ति का अंतन किया गया है वो अंतन क्या है, शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको अवशिष्ट हित का पूरा अंतरण नहीं किया गया है, केवल उसके भी जीवन पर्यंत के लिए किया है। तो ये कहता है कि अजन्मे व्यक्ति के लिए अगर उसके अवशिष्ट हित का पूर्विक माना यानी इनके पूरा का पूरा हित अगर इनको मिल जाता है अजन्मे पुत्र को, तब तो ऐसा अंतरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार किसी अजन्मे या गर्भस्थ शिशु के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, जिसके लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी है दो शर्तें? भाई अजन्मे व्यक्ति को अंतरण कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? अगर दो शर्तें पूरी होती है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे अजन्मे व्यक्ति को अंतरण कर सकते हैं। तो पहली शर्त क्या कहती है? अंतरण पर पूर्विक हित के अध्ययन होना। अंतरण क्या होना चाहिए? ऐसा जो अंतरण किया गया है वो क्या होना चाहिए? पूर्विक हित के अध्ययन होना चाहिए, पूर्विक हित के अध्ययन होना चाहिए, एक नंबर बात। दूसरी बात, संपत्ति के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर, संपत्ति के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर, संपत्ति के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर विस्तार होना। क्या होना? विस्तार होना या प्रभावी होना। पहली बात तो ये कहता है कि दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब किसी अजन्मे व्यक्ति के लिए अंतरण किया जा सकता है। यानी ये क्या है? अंतरण पूर्विक हित के अध्ययन होना। पूर्विक हित क्या है? ए ने संपत्ति ट्रांसफर की बी के जीवन पर्यंत के लिए, बी के बाद इस बी की संतान है जो अजन्मा है सी, उसके लिए अंतरण करता है। यानी अब सी का जो हित है वो किस पर डिपेंड करता है? सी का हित इस बी पर डिपेंड करता है। यानी अंतरण पूर्विक हित के अध्ययन होना, यानी किसका? इस बी का जो हित है उसके अध्ययन इसको मिलेगा। यानी किस पर है? जब बी की मृत्यु हो जाएगी तब सी को क्या हो जाएगी? संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तो सी का जो संपत्ति का हित है वो किस पर डिपेंड करेगा? इस पहले वाले पूर्विक हित का मतलब पहले वाले के अध्ययन है। जब तक ये जीवित है तब तक तो इसके पास रहेगा, जिस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी संपत्ति किसको चली जाएगी? सी को चली जाएगी। तो सी का हित किस पर डिपेंड करता है? इस बी पर करता है। बी का हित कैसा है? पूर्विक हित है। कैसा हित है? पूर्विक हित है, यानी सी से पहले वाला हित किसका है? बी का है। तो एक तो इसका हित है वो किसके अध्ययन है? बी के अध्ययन है, यानी पूर्विक हित के अध्ययन होना चाहिए, एक शर्त तो ये है। दूसरी, संपत्ति के संपूर्ण अवशिष्ट हित का विस्तार होना। यानी अब अगर प्रॉपर्टी मिल रही है सी को, बी की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? सी को मिलेगी जो अजन्मा था। अब अगर इसका जन्म हो जाता है इसकी मृत्यु के समय, तो इसको जो अंतरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है? संपूर्ण अवशिष्ट हित का अंतरण हो रहा है। यानी बी के पास जितनी शक्ति थी अब पूरी की पूरी किसकी हो जाएगी? सी की हो जाएगी। यानी सी के बाद कोई नहीं है, सी के बाद कोई डी नहीं है, सी के बाद कोई भी नहीं है। पूरा का पूरा हित किसको मिल रहा है? इस सी को मिल रहा है। सी अब क्या हो जाएगा? एकमात्र स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपत्ति का एकमात्र स्वामी माना जाएगा। अगर ऐसे अजन्मे व्यक्ति के लिए संपूर्ण अवशिष्ट हित यानी जो बचा हुआ हित पूरा का पूरा अगर इसको अंतरण हो रहा है, तब तो ऐसे अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण किया जा सकता है। अगर सी को ये कह दे कि भी सी जन्म लेगा और ये अपने जीवन के लिए रखेगा जीवन पर्यंत, उसके बाद ये डी को चली जाएगी, तो फिर इसको किया गया अंतरण क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ जो अंतरण हुआ वो कैसा है? वो संपूर्ण अवशिष्ट हित का अंतरण है, यानी पूरा का पूरा सी को मिलेगा। जैसे ही सी का जन्म होगा पूरी प्रॉपर्टी जो ए की थी उसका स्वामी कौन बन जाएगा? सी बन जाएगा। अगर इस प्रकार से अंतरण किया जाता है तब तो सी के लिए क्या किया जा सकता है? अंतरण किया जा सकता है, यानी इसके फायदे के लिए अंतरण है। भाई फायदा तो तभी है ना तभी ये स्वामी बने। अगर ये स्वामी नहीं बन पाएगा एक ही संपत्ति का तो फिर इसका क्या फायदा है? संपत्ति तो आगे डी को चली जाएगी, तब तो ऐसा होगा नहीं। अगर इसके फायदे के लिए अंतरण यानी इसको संपूर्ण अवशिष्ट हित का स्वामी बनाया जा रहा है, तब ऐसा अंतरण क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। यानी ऐसी अवस्था में अजन्मे व्यक्ति को अंतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये धारा क्या कहती है? दो शर्तें अगर पूरी है तब ऐसा अंतरण क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा।
इस प्रकार अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है अगर दो शर्तें पूरी हो। पहली, अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण पूर्वक हित के अधीन किया जाए, तथा दूसरा, अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण संपत्ति के संपूर्ण अवशिष्ट हित तक होना चाहिए। अगर दो शर्तें पूरी है तो किसी भी अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए क्या किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है। ये जो नियम है ये दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम है। यानी दोहरी संभावना है ना, वहां तो नहीं है, यहाँ एक संभावना है और उसको अगर पूरा हित ट्रांसफर कर रहे हो तब क्या किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है, अदरवाइज अंतरण नहीं किया जा सकता। ऐसी संभावनाओं वालों के विरुद्ध अंतरण नहीं कर सकते। तो ये था आपका दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये वाला प्रश्न, इसलिए मैंने बीच में करवाया है। इसके बाद जो सिद्धांत आता है वो है निर्वाचन का सिद्धांत। कैसा? निर्वाचन का सिद्धांत। और इसको क्या कहते हैं, इसको चुनाव का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चुनाव का सिद्धांत भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इसको कहते हैं। तो ये वाला सिद्धांत है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है। आप ये देखें दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम, और एक नियम ये पढ़े निर्वाचन का सिद्धांत। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसमें कोई डाउट है तो आप बोलो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।